नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए और वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम जो ये विधानसभा का चुनाव चल रहा है गुजरात में और ये यथार्थ भारतीय अवाम ताकत दल अपने सभी भारतीय भाई बहनों के समक्ष ये रख रहा है कि इसमें मुल्क को बचाने की जरूरत है। हमारे देश के अंदर जो बाहरी जो ताकतें हैं, कुछ पड़ोसी जो ताकतें हैं जैसे कि चीन है, पाकिस्तान है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ताकतें जो भारत विरोधी हैं, उनसे अधिक खतरनाक ताकतें भारत के अंदर हैं और वो ताकतें वही हैं जिनकी पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी उस किताब में लिखा था कि वो नास्तिक क्यों बने और और उन ताकतों को पहचानना बहुत जरूरी है। और वो जो है इस भारतीय समाज को विघटित करके वोट और सत्ता की राजनीति और साजिश और खेल खेल रहे हैं। और उससे भी बड़ी दुख की बात कि हमारी जो आवाम है वह भी उसी जातीय मानसिकता के दलदल में फंस करके, सांप्रदायिक मानसिकता के दलदल में फंस करके, प्रांतीय और भाषाई दलदल में फंस करके इन्हीं विघटनकारी ताकतें, विखंडित करने वाली ताकतें, भारतीय समाज विरोधी ताकतों को वोट कर रहे हैं। असली समस्या यह है। तो भारतीय अवाम ताकत दल इसके इलाज के लिए, इसके निदान के लिए वो प्रत्येक जहां एक और प्रत्येक भारतीय भाई बहन को जगा रहा है कि आपका इस देश में वजूद, पहचान और वास्तविक वजूद और वास्तविक पहचान कि आप सिर्फ भारतीय हैं। इसलिए जो कुछ भी एकता, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, सद्भाव, अखलाक मोहब्बत, सहयोग, सम्मान, श्रद्धा, प्रेम, स्नेह, सब कुछ जो है भारतीयता आधारित होने की आवश्यकता है। और ये ताकतें जो है इस समाज को जो विखंडित करने वाली हैं, उनको भारतीय एकता से बहुत परेशानी है। और उसमें मैंने बताया कि उसमें सबसे अधिक परेशानी जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है, ये भारतीय जनता पार्टी, इसको भारतीय एकता से बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है।
तो वैसे ये ताकतें जो है किसी के काबू में आने वाली नहीं है। क्या समझते हैं कि ये जो है ये चुनाव आयोग से नियंत्रित हो जाएंगी या रोक दी जाएंगी, या जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोक दी जाएंगी? बिल्कुल नहीं। उनका इलाज आप ही के हाथों में है। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि हमारी आपकी कमजोरी है कि हम जो है अभी भी जिस मानसिकता मानसिकता माने या यूँ समझ लें कि गुलामी मानसिकता है, तो जातीय मानसिकता, सांप्रदायिक मानसिकता, प्रांतीय भाषाई मानसिकता में जो हम लोग फंसे हुए हैं, तो यही तो प्रतीक है, यही पहचान है गुलामी मानसिकता की। जबकि जरूरत है कि ऐसी मानसिकता विकसित हो कि हम अपने देश को सर्वोच्च माने, अपने जो भारतीय भाई बहन हैं या जो हमारी भारतीय अवाम है उसको सर्वोच्च माने, और हम अपने संविधान को सर्वोच्च माने। और इस पूरे देश की भलाई में, पूरे अवाम की भलाई में ही मेरी भलाई है, पूरे समाज की भलाई में ही मेरी भलाई है। इस तरह की मानसिकता, इस तरह के दृष्टिकोण को लाने की आवश्यकता है, और उसी लिए भारतीय जनता दल बराबर ये प्रयास कर रहा है। लेकिन ये ताकतें ठीक इसके विरुद्ध काम कर रही हैं, तो इनका इलाज इसी इलेक्शन पर ही जो है वो संभव होता है। तो गुजरात का जो इलेक्शन है, आप लोग भारतीयता के आधार पर एक होकर के एक सिरे से नोटा का इस्तेमाल करिए। घरों में बिल्कुल मत बैठिए। आपकी जो आपका जो क्रोध है, जो आपकी खिन्नता है, जो आपकी उदासी है, सब आपको प्रकट करना है उसी ईवीएम मशीन पर। तो घरों में बिल्कुल मत बैठिए, सक्रियता से भाग लीजिए, और नोटा का प्रतिशत 95 के ऊपर आप पहुंचाएंगे, तब जाकर के जो है वो समाधान का रास्ता वहीं से खुलेगा। 95 से कम आप करेंगे तो फिर जो ये यानी इस तरह जो ताकतें हैं जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, इनका तिकड़म जो है वो सफल होता रहेगा। कि इनके तिकड़म को विफल करने के लिए नोटा का इस्तेमाल, चूंकि यह आदेश हमारे शहीद आजम भगत सिंह का है। कुछ इस तरह के भारत विरोधी जो मानसिकता वाले वो बौद्धिक वर्ग जो कि पत्रकारों के रूप में हैं, वो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वाकई में जिसको ये लोकतंत्र कहते हैं, जो कि जातीय आधार पर जीता जा रहा है, सांप्रदायिक आधार पर जीता जा रहा है, ध्रुवीकरण के आधार पर जीता जा रहा है, नफरत के आधार पर जीता जा रहा है, पैसे के बल पर जीता जा रहा है, बाहुबल के बल पर जीता जा रहा है, ऐसे लोकतंत्र को खत्म होना ही पड़ेगा। अब इसी लोकतंत्र से ये भारत विरोधी मानसिकता वाले जो पत्रकार गिरोह हैं, उनको मोहब्बत हो, उसके ये पैरोकार हो, वो बात दूसरी है। वैसे इनके भी इलाज की आवश्यकता है, लेकिन वो इलाज बाद में है, जब इस तरह का शासन व्यवस्था है। तो या तो इसी मानसिकता के हो जाए कि भाई कि इस मुल्क की भलाई में ही उनकी भलाई है, लेकिन ये सोचते हैं कि देश के गद्दारों की जब वो शासन में आएंगे तब इनकी भलाई है। इतने सालों तक जो है ये जेएनपीसी इस देश को लूटती रही, और ये जो है उनके पैरोकार बने रहे, और जो है इनकी घिघी बंद थी। ये आशुतोष वगैरह जो है, आशुतोष, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, और जो है एनडीटीवी के जितने भी वो एंकर हैं, संकेत उपाध्याय, अखिलेश शर्मा, निधि राजदान, निधि कुलपति, श्रीनिवास जैन, संदीप चौधरी, मानक गुप्त, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये पूरा जो कुनबा है,
मुकेश कुमार अमरीश कुमार जो पूरा कन्वा जो है, जो जेएनपीसी बराबर इस देश को लूटती रही, सारी संस्थाओं को बंधक बनाती रही, देश को तार-तार करती रही और देश के साथ गद्दारी भी करती रही, उसी के ये पैरोकार है। अब उनके मुंह से निकल रहा है कि यूट्यूब वाले सर जो है और लोकतंत्र को खत्म कर, तो इनका वाला लोकतंत्र को खत्म वो होना ही पड़ेगा, उसको खत्म होना होगा। वो इस देश को उस लोकतंत्र की आवश्यकता है जिसमें जनता अपनी अपनी भागीदारी समझे, जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व हो, न कि जितने भी ये तिकड़मबाज हैं, जनता से झूठ बोलने वाले, जनता को ठगने वाले, जनता से छल कपट करने वाले, उनको और हमारी जनता को मानसिक गुलाम बनाकर उनको वोट छीनने वाले जो है उनका बोलबाला, उनका वर्चस्व, तो ऐसे लोकतंत्र को जाने जाना है। इसलिए अभी ये जो मौका है गुजरात के चुनाव का, उसमें जो है आप लोग भारतीयता के आधार पर एक होइए। अब देखिए, भारतीय एकता भी इन देश के गद्दार पत्रकारों को खलती है। इसी से आप पहचान लीजिए कि जिसके पैरोकार हैं, यानी इस देश की एकता, वो भी भारतीयता के आधार पर इसी देश भारत में रहते भी हैं और उसी भारत की थाली में ये छेद भी करते हैं। और किस मुंह से इसे ये माने, देखिए हमारे गांव गिराज में भी लोग रहते हैं और वहाँ भी अपराधी है, ऐसी बात नहीं, वहाँ भी चोर होते हैं, डकैत होते हैं, अपराधी होते हैं। तो वो जो है मतलब कि मानसिक रूप से हीन रहते हैं, मुंह छुपाते हैं कि कोई उनको देख न ले। यहाँ छाती तान करके देश के गद्दारों के पैरोकार सुना जाता है कि वो आशुतोष कह रहा था कि नेहरू हमारे आदर्श है। अरे भाई, उसकी गद्दारियों के तमाम उसकी लंबी लंबी फेहरिस्तें हैं, उसको सिर्फ नमूने भर, थोड़ा सा नमूने भर जो है, जिसको कहा जाता है टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी बड़े पहाड़ का एक छोटा सा मस्तूल ऊपर का, उतना ही बताया गया है। ये कितने खतरनाक गद्दार जो है, ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पूरा परिवार, अभी तो देश को जानना बाकी है, उसके पैरोकार हैं ये। तो यह भी कितने खतरनाक हैं। तो खैर, इनका इलाज जनता नहीं करेगी, इनका इलाज वो वातावरण करेगा। और दूसरी बात कि ये सारे देश विरोधी जो ताकतें हैं, माने वो देश विरोधी पत्रकारों के रूप में, मोदी अंधभक्तों के रूप में, जो बौद्धिक वर्ग भी है, इतिहासकार भी हैं, और भी ये राजनीतिक दल, ये सब जो है यानी एक छली और कपटी छल कपट वाला जो राष्ट्रवादी, ये बीजेपी और जो है ये मोदी जी के शासन के तत्वाधान में ये पाए जा रहे हैं। ये इस देश का अभिशाप है। तो इसलिए जो गुजरात का चुनाव है, इसमें चूकिए नहीं। मतलब जरा कल्पना करें ना कि आज 4 साल से ऊपर 1200 से अधिक वीडियो सिर्फ इसीलिए जारी हुए हैं भाई, एकता भारतीयता के आधार पर होनी चाहिए, सभी लोग भारतीय हैं, यह सत्य है। उस सत्य को नकारते हैं और वही किसी से कम नहीं है। जहां एक और जो है ये जो जेएनपीसी के पैरोकार जो है, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी काकस के पैरोकार, रमेश कुमार इत्यादि की जो टोली है। दूसरी ओर जो है जो टोली है आपका हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रदीप सिंह, मनीष ठाकुर, डीके दुबे की जो टोली है, वह जो है भारतीय एकता को नकारती है। जरा भी इसको शर्म नहीं आती है कि बीजेपी हमेशा जो हिंदुत्व, जरा स्पष्ट करें ना, यह देश हिंदुत्व के लिए है कि भारतवर्ष है।
तो बेहया किस्म के हैं सब। हमारा देश, देखिए हमारे देश में सर्वोच्चता देश की है, फिर अवाम की है, फिर संविधान की है। संविधान जो है, उस संविधान के अनुसार यह हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदुत्व के लिए जो है कोई स्थान नहीं है। न तो हिंदू राष्ट्र है, न तो हिंदुत्व के लिए कोई स्थान है, न तो इस्लाम के लिए कोई स्थान है, न तो ईसाई पंथ के लिए कोई स्थान है। हाँ, उनके जो अनुसरण करने वाले हैं उनको अपने अपने पंथ की, अपने अपने विश्वास के अनुसार उसको अनुसरण करके की स्वतंत्रता बस है। लेकिन वो व्यवस्था जो है न तो हिंदुत्व आधारित है, न तो इस देश वो हिंदुत्व के लिए है, न तो ये हिंदू राष्ट्र है। इतना बड़ा झूठ जो है बराबर ये बोलने वाले प्रदीप सिंह और जो है DK दुबे और जो है हर्षवर्धन त्रिपाठी, यानी अब हम क्या कहा जाए, यानी उन शब्दों को कहते हुए भी हमको संकोच होता है, यानी बेहया किस्म के। तो और ये ऐसे मानने वाले ये बड़े अहंकार में है कि भाई बीजेपी जो है वो हिंदुत्व का माने वो अफीम खिला करके उनको नशा पिला करके वो वोट तो ले लेगी, और बाकी जो है विकास का जो है वो चकाचौंध दिखा करके। तो विकास तो अंग्रेज भी किए थे, ये इनसे अधिक किए थे, लेकिन वो अंग्रेज जो है वो इस देश के हुए नहीं, वो इस देश के दुश्मन थे। तो उसकी बात नहीं करें। बात आज हमारे भारतीय भाई बहनों में जागृति आ रही है, इस बात नहीं, इस वीडियो को लोग देखते हैं, लेकिन अभी इसको जन तक पहुंचने की आवश्यकता है, पूरे लोग जो है। तो ये चुनाव का मौका है, हमारे सभी गुजरात के जो भारतीय भाई बहन हैं वो अपने को भारतीय समझते हुए, भारतीय एकता स्थापित करते हुए, यही मौका है। नोटा 95% से ऊपर आप जो है झाड़ के नोटा लगाइए, बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छे वातावरण की शुरुआत होगी। और ये जितने भी जो है देश विरोधी ताकतों के पैरोकार हैं, इनके मंसूबे पस्त होंगे, और देश विरोधी ताकतों के भी मंसूबे पस्त होंगे, जो कि इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। यही आदेश हमारे शहीद आजम भगत सिंह का है। आजकल एक विषय बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, एक मुद्दा, कि कुछ लोग कहते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में ठनी हुई है और दोनों जो है आमने सामने हैं, क्या क्या बातें हैं। अब लोग किस रूप में देखते हैं, ये उनके दृष्टिकोण की बात है। लेकिन इस संबंध में भारतीय जनता दल ने पहले भी बताए हुए और अभी स्पष्ट कर रहा है कि न्याय देने की जिम्मेदारी प्रथमतः और सबसे अधिक जो है सरकार या कार्यपालिका की होती है। और वो न्याय जो कि मौके पर जो न्याय मिलता है, जो हमारी कोई बच्ची है, हमारी जो बहू बेटी है या माता बहन है, उनको यदि मौके पर सुरक्षा दी जाती है, उनके इज्जत की रक्षा की जाती है, उनके प्रतिष्ठा की रक्षा की जाती है, जो कि सरकार ही कर सकती है, सरकार की पुलिस ही कर सकती है। न्यायपालिका जो है इसमें न्यायपालिका इसको नहीं कर सकती। तो वही असली न्याय है। जो न्यायिक प्रक्रिया चलती है अपराधी को दंड देने के लिए, वो न्याय नहीं है। उसको खुद न्यायपालिका खुद कहती है कि ये न्याय के लिए नहीं है, यह तो एक डिटरेंस के लिए है, एक निरोध के लिए है कि भाई ऐसा काम करोगे तो तुमको ऐसी सजा मिलेगी। तो दूसरे जो अपराध करने वाले हैं उन पर एक निरोध के लिए, डिटरेंस के लिए है, न्याय के लिए नहीं है। न्याय वो जो कि मौके पर न्याय देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है या उसके पुलिस की होती है।
न्यायपालिका की नहीं। और वैसे व्यवहारिक रूप में न्यायपालिका से न्याय मिलता कहाँ है? मान लीजिए, देखिए, अब चूंकि ये सरकारें जो कि वो न्याय नहीं दे पाती हैं, निकम्मी हैं, इसलिए ये इसका बोझ जो है न्यायपालिका के पास पहुंच जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और उस न्यायपालिका से न्याय मिलता भी नहीं है। साल साल भर 6 साल 10 साल। और कौन न्यायपालिका? जो कि अपने ही आदर्श की बराबर हत्या करती है। यह न्यायपालिका अपने उसका आदर्श क्या है? जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड। देर का दिया हुआ न्याय होता ही नहीं है। ये आदर्श हमेशा दिखाती रहती है। और इसी आदर्श की वो न्यायपालिका बराबर कंटिन्यूसली बेहयाई के साथ जो है उसकी हत्या भी करती है। तो उससे न्याय की बात मत करिए। वो न्यायालय में जो है एक दूसरे तरह का अन्याय का चक्र जो है, एक विशेष सर्किल जो है चालू हो जाता है। और फिर जो प्रभावशाली प्रभुत्व वाले होते हैं, जो रसूख वाले होते हैं, फिर किस तरह से गवाहों को खरीद लेते हैं, वकीलों को खरीद लेते हैं, न्याय को खरीद लेते हैं, और जो है न्याय किस तरह से जो है इन प्रभावशाली लोगों के आगे बेबस हो जाता है, अब स्वयं बिक करके। यह भी रोना है इस बात का। इसलिए निदान यह है कि ऐसी सरकार बनाई जाए जो कि मौके पर न्याय दे सके। और भारतीय जनता दल ने बराबर बताया है कि इसके लिए जो है वो हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो शासन प्रणाली है, शासन पद्धति है, जो है सख्ती, अनुशासन और नियम पालन का। और हमारे जो सम्राट हैं औरंगजेब, उनका भी सख्ती, अनुशासन, नियम और कानून पालन, इन दोनों मैंने जो मॉडल हैं शासन के, उसी के द्वारा जो है आपराधिक वृत्ति के लोगों में खौफ और बाकी अवाम में अवाम बेखौफ। इसके तभी जाकर के मौके पर न्याय मिलेगा सबको। और इसमें न्याय वो नहीं मिल सकता। अरे आपने देखा होगा कि यही न्यायपालिका है ना, या सर्वोच्च न्यायालय है ना, आतंकवादी के लिए रात के 2 बजे जो है वो खुलती है, जो है वो अफजल गुरु के लिए। बताइए, इस न्यायपालिका ने अपने स्वयं को, देश को शर्मसार किया। भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ऐसे घोर गद्दार कन्हैया कुमार को इसी दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसको जमानत दिया, वो भी फिल्मी गाना लिख करके। क्या बताएं? तो फिर भी भारतीय जनता दल का एक नागरिक के रूप में बस यही कहना है, न्यायपालिका हमारी जो है बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई खोट नहीं है। कैसे तत्व उसमें जा बैठे हैं, समस्या उनसे है। एक आध दो कुछ अपवाद होंगे, लेकिन बात हो रही है मेजॉरिटी की, जो बहुतायत की। और ये खुद ही कह चुके हैं, उसमें काम करने वाले एकाध जो है नियम कानून और नियम कानून का सम्मान करने वाले, पालन करने वाले, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले तमाम जो जजेज हैं, जो मजिस्ट्रेट्स हैं, जो न्यायमूर्तिगण हैं, बोल चुके हैं, ऐसी बातें बोल चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो दब जाती है। लेकिन बहुतायत तो ऐसे जो है तत्वों की है ना। तो जहाँ तक न्याय की बात है, न्याय देने का प्रथमतः और सबसे अधिक जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। सरकार चूंकि दे नहीं पाती है, इसलिए इसका जिम्मा जो है शिफ्ट हो जाता है न्यायालय के यहाँ, जहाँ की न्याय मिलता ही नहीं है। न्याय क्यों नहीं मिलता? वो खुद ही कहता है, देर का दिया हुआ न्याय होता ही नहीं है। उसी के परिभाषा, न्यायपालिका की परिभाषा के अनुसार, न्यायपालिका के मानदंडों के अनुसार न्याय नहीं होता।
हाँ, कुछ रसूख वालों के तो तुरंत तारीखें लग जाती हैं, वो बात दूसरी है। हमारे कहने का मतलब नहीं कि न्यायपालिका से आस्था उठा लीजिए, यानी किस समस्या में न्यायपालिका फंसी हुई है इसके प्रति हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि इसको गंभीरता से सोचे। भारतीय जनता दल तो बता रहा है कि एज ए इंस्टीट्यूशन, संस्था के रूप में बहुत बेहतरीन है। समस्या जो है किस तरह के तत्वों से है जो उसमें वो भरे पड़े हैं, और यानी निचली अदालत लेकर ऊपरी अदालत तक समस्या उनसे है। तो आ जाइए इस विषय पर कि साहब जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका आमने सामने है। मुद्दा जो है वो कहाँ से शुरू हुआ कि एक कोई अरुण गोयल करके हैं, उद्योग मंत्रालय में सचिव रहे और उनको चुनाव आयुक्त बनाया गया। तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उपदेश दे रहा था कि इतनी लाइटनिंग स्पीड से इनको क्यों बनाया गया, ये किया गया। लेकिन न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय महोदय जरा ये जानिए, कोई आज की बात है? आपका यह तर्क जो है कि लाइटनिंग स्पीड से, और वो भी जो कि एक पॉलिटिकल बास के अधीन वो काम कर चुका है सचिव जो है, तो कैसे वो निष्पक्ष रहेगा? ये तर्क जो है जो आप जो दे रहे हैं, कोई आज की बात है? जमाने से, जीएनपीसी के जमाने से चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही हुए हैं जो कि रिटायर्ड जो कि सेवानिवृत्त नौकरशाह, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट रहे हैं। आपको पता नहीं है? आप यानी यह आपको दिखता नहीं है? यह बताए कि जितने भी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सेवानिवृत्त नौकरशाह ही रहे हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ही रहे हैं, और आज आपको को दिख रहा है? तो ये मैंने ये मानसिकता दिखाता है। और सर्वोच्च न्यायालय ये न भूले कि उसका ये तर्क कि पॉलिटिकल बास के अधीन काम करने वाला जो है सचिव जो है, और जब वो चुना आयुक्त बन जाएगा तो कैसे वो निष्पक्षता से काम करेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय महोदय जरा ये भी बता दीजिए कि प्रधानमंत्री के अधीन काम करने वाला मंत्री को जब राष्ट्रपति बनाया जाता है तो वो कैसे काम करेगा? इस पर आपकी नजर नहीं जाती है? इस इंदिरा गांधी ने एक परिपाटी शुरू कर दी कि जो उसके अंडर मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति बनेगा। आपकी नजर कहां चली गई? तो इस तरह से जो है एक संकीर्णता आधारित तर्क जो है वह देश वो देश को पचेगा नहीं। वो इंदिरा गांधी जो है उसने एक परिपाटी शुरू कर दी कि जो मंत्री उसके अधीन मंत्री का काम कर रहा है उसी को राष्ट्रपति वो बना दी गई, और इसका तांता लगा हुआ है। फखरुद्दीन अली अहमद से शुरू हुआ। फखरुद्दीन अली अहमद, आर वेंकटरमन, और वो कौन, शंकर दयाल शर्मा, वो कौन, के आर नारायणन, और ये प्रणब मुखर्जी, सब के सब। तब आपका ये तर्क कहाँ वो चला गया? जो आप कहते हैं कि पॉलिटिकल बास के अंडर काम करने वाला जो है वो जो राजनीतिक जो है वो निष्पक्ष नहीं रहेगा। तो जनता देख रही है, बात नहीं, देश देख रहा है कि किस तरह का आप तर्क दे रहे हैं। और सरकार भी जनता के द्वारा वो चुनी हुई एक संस्था है, और उसको आप इस तरह से आप नहीं कर सकते।
वो जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम की भी जो है वास्तविकता जो है देश को जाना जरूरी है। वो जो कानून मंत्री तो नहीं बोल पाएंगे, उनकी चूंकि मंत्री बन गए हैं, उनकी एक सीमा है। कॉलेजियम सिस्टम कैसे आया बताइए? आपका एक फैसला आया, यानी 5 जजों की बेंच का जो है 1991 में, शायद 1991 में, और उसी के अनुसार जो है आप ये सब कर रहे हैं। ये सभी को मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है एक कानून होता है, लेकिन यह भी आपको जानना चाहिए कि वो कानून तभी तक है जबकि उस पर संसद कानून न बना दे। जिस वक्त संसद वो कानून बना दे तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय है जो कि कानून के रूप में काम करता है, उसका वजूद अपने आप समाप्त हो जाता है। इसको भी जान लीजिए। तो इस तथ्य के प्रकाश में जब आपका फैसला जो है 5 जजों की बेंच ने दिया कॉलेजियम के लिए, जिस पर आप जो है एक जज को नियुक्त करेगा, इस तरह की दुर्व्यवस्था, और वो दुर्व्यवस्था सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, खुद जो है उच्च न्यायपालिका, खासकर हाईकोर्ट के भी कुछ कतिपय न्यायमूर्तिगण और सर्वोच्च न्यायालय के भी कुछ कतिपय न्यायमूर्तिगण वो बोल चुके हैं कि ये जो कॉलेजियम जो प्रणाली है, यह वास्तव में मैंने देश के परिप्रेक्ष्य में नाकाम है, या दूसरे शब्दों में भाई भतीजावाद, पक्षपात से ग्रसित है ये, या दूसरे शब्दों में मैंने थोड़ा सा कहने में गंदा लगेगा, जो जीएनपीसी के जो तत्व भरे हुए हैं इस उच्च न्यायपालिका के, जीएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस के तत्व इसमें भरे हुए हैं, कम्युनिस्टों के जो तत्व भरे हुए हैं, इसी कॉलेजियम के द्वारा जो है उनके ही अंडे बच्चे उसमें फिर प्रवेश कर रहे हैं, और वही आगे जो है एलिवेट होकर के, प्रमोट होकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं। ये अभिशाप है देश का। तो ये उसका एक व्यवहारिक और जो है व्यवहारिक और विभत्स रूप है उसका। तो अब जो है कॉलेजियम का जो है वो कानूनी पक्ष है या संवैधानिक पक्ष है। तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कानून का काम करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब संसद उस पर कानून बना देती है, तब वो अपने आप जो है वो समाप्त हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय महोदय तो मोदी सरकार के वक्त में एक एनजेएसी कानून बना, उसको आपने असंवैधानिक बोल करके वो खारिज कर दिया, और फिर उसी कॉलेजियम को आप जो है चालू रखे हुए हैं। तो एक तथ्य आप और जान लीजिए कि जुडिशियल सुप्रीमेसी तो है। जुडिशियल सुप्रीमेसी इस मामले में है, हमने सुना है कि किसी भी कार्रवाई, चाहे संसद की हो, चाहे कार्यपालिका की हो, चाहे खुद का निर्णय हो, इसका न्यायपालिका का या सर्वोच्च न्यायालय का, उसकी समीक्षा करने का अधिकार जो है संविधान ने जो है सर्वोच्च न्यायालय को दिया हुआ है। इसी के आधार पर सुप्रीमेसी जो है वो जुडिशियल है, यानी हर एक कार्रवाई की समीक्षा करने का। लेकिन एब्सोल्यूट जो है सॉवरेंटी जो है वो पार्लियामेंट की है, या उसको दूसरे शब्दों में आपको सुनने में थोड़ा गंदा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस को, हाई कोर्ट के जस्टिसेस को इम्पीच करके उनको बर्खास्त करने की पावर जो है वो संसद के पास है। न्यायपालिका के पास जो है संसद को बर्खास्त करने की पावर नहीं है। इसको आप समझ लीजिए।
जो न्यायमूर्तिगण हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के उनको इम्पीच करके उन पर महाभियोग लगा करके बर्खास्त करने की ताकत जो है संसद में है। न्यायपालिका के पास कोई पावर नहीं है जो कि संसद को बर्खास्त कर सके। तो इस फर्क को आप समझिए, इस बात को। जुडिशियल सुप्रीमेसी जरूर है, लेकिन एब्सोल्यूट सॉवरेंटी जो है वो संसद की है। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो संसद है नैतिक रूप से इतना हीन है कि आज तक किसी भी अयोग्य न्यायमूर्ति को, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट को, आज तक वो जो है महाभियोग या इम्पीच नहीं कर सकी। ये इसकी निकम्मापनी नहीं है, नैतिक रूप से गिरी हुई है, जिसमें वो अपराधी चले आए, आपराधिक मानसिकता के चले आए, समाज को तोड़ने वाले चले आए, और अपने हमेशा तिकड़ में जो हमेशा दिन रात जो है वो उसी में फंसे रहे। तो उनको कहाँ इतनी फुर्सत है कि न्यायपालिका में जो अयोग्य और इस तरह से इनकॉम्पिटेंट जो न्यायमूर्ति हैं उनको इम्पीच करके उन पर महाभियोग चला करके उनको बर्खास्त करके बाहर निकाला जाए। तो चूंकि नैतिक रूप से जो है ये जितने सांसद हैं वो गिरे हुए हैं, इसलिए वो जो है उनमें नैतिक बल है ही नहीं। लेकिन मान लीजिए वो नैतिकता रहती तो कितने जो है न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय के, कितने हाईकोर्ट के अब तक जो है महाभियोग के तहत जो है बर्खास्त हो गए होते, और इसकी नौबत नहीं आती। एकाध का केस आया, शायद आप भी जानते हो कि रामास्वामी पर जो है वो एक अकेला रामास्वामी जो कि वो पंजाब एंड हरियाणा के मुख्य न्याय चीफ जस्टिस थे, और बाद में वो एलिवेट हुए सुप्रीम कोर्ट में। उन पर इम्पीचमेंट की बात आई तो वो झूठ बोल करके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से झूठ बोल करके हम इस्तीफा देकर के हट जाएंगे और आप हम पर जो है इम्पीचमेंट या महाभियोग मत चलाइए। लेकिन झूठ बोल करके फिर वो इस्तीफा दिए भी नहीं। तो एकाध केस आया इस प्रकार। वो सौमित्र सेन था, वो कलकत्ता हाई कोर्ट का, वो तो खैर इस्तीफा दे के भाग गया वो। तो इस चीज को अब समझिए, जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है संसद, इसलिए एब्सोल्यूट सॉवरेंटी उसके पास है। और जो भी इनकॉम्पिटेंट न्यायमूर्ति गण हैं उनको रिमूव करने की, इम्पीचमेंट के द्वारा बर्खास्त करने की पावर वो संसद के पास है। तो ये टकराहट की बात मत करिए और कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करिए और एक स्वस्थ नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाइए, जिसमें कि और बनने दीजिए कि जिसका मुखिया जो है वो नेशनल जुडिशियल कमीशन का मुखिया जो है रिटायर्ड जो है वो चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसमें भारत के जो दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ के दूसरे भी जो तबके के का भी उसमें प्रतिनिधित्व हो, वो चयन करें, वो सब कुछ डिसाइड करें, और वो बल्कि चयन भी करें कि कौन कौन लोग जो है वो हाई कोर्ट में के जज बन सकते हैं, और किनको जो हाई कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना है, और वो छानबीन भी करें, जांच भी करें। ये यदि किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ यदि कोई शिकायत है तो उसको नेशनल जुडिशियल कमीशन उसकी जांच भी करे, जांच करके वो सिफारिश करे वो राष्ट्रपति को वो रिमूव करने के लिए, या सिफारिश करे वो संसद को इम्पीच करके जो है। और मैं समझता हूँ कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी गलत है। नेशनल जो है जुडिशियल कमीशन बनाइए और वो जांच करेगी जो है जिस भी न्यायमूर्ति के खिलाफ कोई शिकायत हो तो नेशनल जुडिशियल कमीशन जिसको कि हेड करे वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जांच के बाद वो सीधे वो उनको राष्ट्रपति को रिकमेंड करे और इसके बाद वो रिमूव हो जाए। ये इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस जो है ये खुद ही निकम्मा है, ये संसद जो है।
तो वो नहीं कर पाएगी। तो ये सब सारी बातें देश हित में जरूरी हैं, और देश यदि सुरक्षित रहेगा सर्वोच्च न्यायालय महोदय, तभी आप भी सुरक्षित रह पाएंगे, तभी आपकी जो है वो आपके आदेश का सम्मान होगा। और इस संबंध में जो कानून मंत्री हैं हमारे माननीय कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब का ये वक्तव्य सही है इस संबंध में। अब इस तरह की सब टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब कि एक तो गलत ढंग का जो है ये वो कॉलेजियम सिस्टम, और कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर जो है वो सरकार पर धौंस दिखा रहे हैं कि हम नाम भेजते हैं और सरकार उसको लेकर बैठी हुई है, और अनाप शनाप टिप्पणी की लगता है कि सरकार जो है एनजेएसी के निरस्त होने से खफा है। इस तरह से कहने से क्या मतलब? तो इस संबंध में जो कानून मंत्री हैं हमारे माननीय कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू साहब जो है, उनका कथन सत्य है कि भाई यदि आप इतने आतुर हैं तो आप जो है जो सरकार के पास भेजते ही क्यों हैं? निकाल दीजिए, आप नोटिफिकेशन आप निकाल दीजिए, जो कि आप निकालने की पावर आप में नहीं है। आप जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन आप नहीं कर सकते। निकालने की जो है उसको उनको राष्ट्रपति के रूप में उनको नियुक्त करने की उनको न्यायमूर्ति के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, आपके पास नहीं है, ये सबको पता है। तो जो अधिकार जो है सरकार के पास है, राष्ट्रपति के पास है, तो झूठ मूठ में इस तरह से है कि जो कॉलेजियम जाएगा उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा, इस तरह की बातें जो है वो छोड़नी पड़ेगी। वो भी एक जनता का सरकार भी एक जनता का, और ये भी जाने इस देश की सर्वोच्चता जनता में है, ना तो न्यायपालिका में है, ना तो वो कार्यपालिका में है, लेकिन उसी जनता का जो कि सार्वभौम है, जो सार्वभौम है इस देश में, उसी का प्रतिनिधित्व करती है सरकार। इस यथार्थ को आप समझिए, और अनाप शनाप टिप्पणियों से बचना होगा, तभी जो है सर्वोच्च न्यायालय की साख और प्रतिष्ठा जो है बच पाएगी। आज जो है इन्हीं सब बातों से और सभी जागरूक नागरिकों को ये चिंता हो गई है कि इस तरह की टिप्पणी आ रही है कि सरकार लेके बैठ जा रही है। सरकार का तो काम है, उसकी पावर है, प्रोसेस करेगी, राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करेगा। आपको तो पावर ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को बिल्कुल पावर नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की नियुक्ति वो कर सकता है। इसीलिए तो माननीय कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब ने कहा कि आप भेजते ही क्यों नहीं, वो आप नियुक्त आप कर दीजिए, जो कि आप कर नहीं सकते। तो एक नागरिक होने के नाते बस मेरी दरख्वास्त है सर्वोच्च न्यायालय से कि इस तरह की टिप्पणियों से बचिए, और जहां तक हो सके कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करिए। एक नेशनल जुडिशियल कमीशन को बनने दीजिए या बनवाइए, जिसकी अध्यक्षता जो है सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश ही हो। लेकिन उसमें यानी हमारे यानी जो भारतीय व्यवस्था है, जो देश है, उसके डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से, मतलब कि विभिन्न तबकों से भी उसका प्रतिनिधित्व हो। और कैसे हो, यानी इसको मैं नहीं कर सकता। मैंने तमाम अनुभवी लोग, जानकार लोग, दक्ष लोग, एफिशिएंट लोग और एक्सपर्ट लोग जो है वो बोल देंगे, ऐसी बात नहीं, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो उनका प्रतिनिधित्व हो, लेकिन अध्यक्षता करें हमारे सेवानिवृत्त भारत के
मुख्य न्यायाधीश, और उसको सभी पावर हो, यानी हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति है, उनको जो एलिवेट करना है, और जो है किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत है तो जांच करने का भी है, और यदि वो शिकायत सही पाई जाती है तो राष्ट्रपति को संस्तुति देने का है ताकि वो उसको रिमूव किया जा सके। तो आसान, तो इस दिशा में काम करिए, तभी जाकर के न्यायपालिका की साख जो है बच पाएगी। तो प्रश्न उसके साख का, उसकी इज्जत का, प्रतिष्ठा का है। अब जो मुख्य विषय है हमारे भारतीय अवाम ताकत दल का, एकता, भारतीयता आधारित एकता, और इस एकता के विषय में और राष्ट्र की चिंता, इसके विषय में जो मैंने बताया कि ये भारतीय एकता के भी दुश्मन, इस राष्ट्र के भी दुश्मन, जो तमाम जो पैरोकार हैं उनके अलग अलग यानी कुतरकार हैं। एक कुतर तो मैंने बताया ना कि जो बीजेपी वाले वो सिखा पढ़ा करके छुट भाइयों को मैंने सोशल मीडिया पर इस तरह का वो कमेंट करवाते हैं कि सनातन का क्या होगा, सनातन का क्या होगा। बहुत स्पष्ट किया गया कि यह देश सनातन के लिए नहीं बना है। यह देश जो है भारतीय गणतंत्र है। भारतीय गणतंत्र में सनातन के साथ साथ और भी आस्थाओं के अनुयायी हैं, जिनको अपने अपने आस्था के अनुसार अपने अपने पंथ का अनुसरण करने की आज़ादी है, वो भी व्यक्तिगत तौर पर। हमारे सामूहिक राष्ट्रीय भारतीय जीवन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। ये बार बार समझाया गया है। ये समझे तो भी ठीक है और ना समझे तो भी ठीक है, तभी पता चलेगा कि ये खुरापाती हैं। और जो जितने ये नफरत फैला रहे हैं सनातन का नाम लेकर, हिंदुत्व का नाम लेकर के, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, और जो ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती है, तौकीर रजा है, और वो शफीकुर रहमान वर्क है, और आपका ये असदुद्दीन ओवैसी, वामन मिश्रम, चंद्रशेखर रावण, और राजरत्न अंबेडकर और प्रकाश अंबेडकर, इस तरह से तमाम जो है ये हमारे देश के दुश्मनों, माने देश की जो बाहरी जो ताकतें हैं, और देश के अंदर जो ताकतें हैं कि जो इस देश में नफरत फैला करके इस देश को कमजोर करना चाहती हैं। और इसमें इसके संबंध में बताया भी गया था कि जैसे चीन है, चीन को पता लग गया कि वो सीधी लड़ाई में, सीधी टक्कर में भारत से जीत नहीं सकता। ऐसे इसके पहले इसको भी पता लग गया था पाकिस्तान को कि वो चाचा लड़ाई हार चुका, तो उसने रास्ता अपनाया आतंकवाद का। तो वही हालत है। तो चीन जो है आतंकवाद तो नहीं भेज रहा है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादियों का समर्थन जरूर करता है वो। लेकिन उसकी रणनीति कुछ दूसरी है कि भारत के अंदर ही कुछ लोगों को भारत के खिलाफ जो है वो पाला पोसा जाए। तो इसमें कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, गलत नहीं होगा कि चीन के पास पैसे की कमी नहीं है। तो यदि इनकी ठीक से जांच की जाए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुआ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती हुआ, असदुद्दीन ओवैसी हुए, शफीकुर रहमान वर्क हुआ, तौकीर रजा हुए, वामन मिश्रम हुआ, चंद्रशेखर रावण हुआ, राजरत्न जो है ये मैंने अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर, इनकी ठीक से जांच की जाए तो निश्चित है कि ये बात निकल के आ सकती है कि ये चीन के पैसे पर इस देश को कमजोर करने के लिए नफरत का धंधा ये फाने हुए हैं। और बाकी जो इस देश की जो गद्दार है जीएनपीसी, वह तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से पैसे ले चुकी है। 2008 में यही गद्दार राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से वुहान में समझौता जो है कर चुका है, और जिसमें और उस समझौते की गवाही के रूप में यही गद्दार सोनिया गांधी
और उसमें शी जिनपिंग वो था उपराष्ट्रपति, दोनों की गवाही है। और ये गद्दार राहुल गांधी उस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से $800 मिलियन, $800 मिलियन वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए लिया है। और कम्युनिस्ट पार्टियों को तो बराबर मिलता ही है पैसा चीन से। भारत को हमेशा अस्थिर करने का, भारत के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र करने का। तो यही चीज, यही समझ जो है हमारे प्रत्येक जो है जो भारतीय भाई बहन है, हमारे जो प्रत्येक अपनी आदरणीय भारतीय आवाम है, उसमें आना चाहिए कि ये देश के दुश्मन है, भारत के दुश्मन है जीएनपीसी कम्युनिस्ट वाले। लेकिन उससे भी दुखद बात है कि इनसे जो चिपकने वाले जो टीएमसी इनसे चिपकती है, समाजवादी पार्टी इनसे मुझसे चिपकती है, गठबंधन बनाती है। और हाँ, देश का गद्दार ये भी है केजरीवाल, बहुत बहुत खतरनाक गद्दार है। तो हमारे देश के लोग जो है इसको इस रूप में न देखें कि ये शराब का माफिया है, शराब में भ्रष्टाचार करता है, और जो है इसका सत्येंद्र जैन जो है वो मसाज पार्लर खोले हुए है जेल में। इन बातों में मत उलझिए। इन्हीं बातों में उलझा करके तो बीजेपी वाले देश के दुश्मनों को पाल रही है। बीजेपी इस केजरीवाल को गद्दार के रूप में प्रचारित नहीं कर रही है, और देश को और देश को ये गद्दार के रूप में देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए, इसके लिए देशवासियों को रोक रही है। सिर्फ मानसिक रूप से उलझा रही है कि इसमें जो है वो सत्येंद्र जैन जो है वो मसाज वो पार्लर खोले हुए है, तो शराब के ठेके में जो है भ्रष्टाचार है, यही बात। तो बीजेपी भी कम इस देश के लिए खतरनाक और गद्दार नहीं है। इसीलिए तो भारतीय जनता का दल कह रहा है कि सबका वो निपटारा करना है। सभी इस भारत देश के जो हमारे इतनी खूबसूरत बगिया है, हमारे देश के लोग इतने खूबसूरत हैं, एक साथ वो रहना चाहते हैं, लेकिन ये सब जो है बराबर इसी साजिश में हमेशा लगे हुए हैं कि हमारे देश के लोग एक साथ भाईचारा के आधार पर, भारतीय भाईचारे के आधार पर गंगा जमुनी तहजीब का आदर करते हुए बनना। और इनके षड्यंत्र बहुत है। अपने षड्यंत्र को कामयाब होने के लिए कहां से उठा लाते हैं, मुगलों को आक्रांता बोलते हैं। वो सामने पड़े तो मैं बताऊं कि आक्रांता कौन है। आक्रांता खुद जो है मुगलों को जो आक्रांता कहते हैं, साबित करते हैं, वो आक्रांता है। इन्हीं की मानसिकता जरा देखिए ना। टीपू सुल्तान को बदनाम करते हैं। जो टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गया था। तो यह भी जानना जरूरी है कि जिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हुआ, इस देश का सपूत जो है, उन्हीं अंग्रेजों की सहायता जो है मराठाओं ने की है। मराठाओं ने उस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया है। तो ये सारे तथ्य जो है वो जानने चाहिए। इन सारे तत्वों को ढकने के लिए ये बीजेपी की जो ब्रिगेड है, चाहे सुधांशु त्रिवेदी वगैरह जो है, बस ये बोलते रहते हैं, कभी टीपू सुल्तान को, कभी इसको, कभी उसको। लेकिन इस विषय पर हमारे पूरे देश के लोग जागरूक हों कि बीजेपी जो है, बीजेपी है उसका सुधांशु त्रिवेदी वगैरह जो है कितने खतरनाक वो खेल रहे हैं। और इस हिमांशु त्रिवेदी को आईना दिखाने के लिए जरा बताना जरूरी है कि जरा वो तात्या टोपे की जीवनी जरा पढ़ लें। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में वो बेचारे राजपूताना के सभी राजाओं या एकाध नवाबों और मराठवाड़ा के सभी राजाओं और सभी राजाओं और एकाध जो है नवाबों के सबके पास गए समर्थन मांगने के लिए। 1857 की क्रांति के लिए सब जो है अंग्रेजों के चमचे निकले, एक ने भी समर्थन नहीं दिया।
और हमसे आपसे कहा जाता है, ये सुधांशु त्रिवेदी कहता है कि राजपूताना का जो है वो वीर गाथा गाओ, मराठवाड़ा का वीर गाथा गाओ। तो हिमांशु त्रिवेदी जरा तात्या टोपे की जीवनी पढ़ लो। तो हमेशा ये झूठ बोलने वाले, लेकिन ये झूठ बोलते रहेंगे, ये बड़े अहंकार में है। वो रावण का भी बड़े अहंकार में था ना, जब प्रभु राम ने उसका सिर काट करके जमीन पर गिराया, तब जाकर के उसका अहंकार का मानवर्धन हुआ। इसी प्रकार भारतीय जनता दल कहता है कि जो चुनाव का मौका है 95% तक जो है वो नोटा का इस्तेमाल करिए। हालांकि मैं यानी कई वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन उसको यथार्थ में लाना ही पड़ेगा। तो गुजरात का चुनाव है, हमारे जो गुजरात के भारतीय भाई बहन भारतीयता के माहौल के अनुसार उसको मजबूत करते हुए, भारतीयता के आधार पर एक हो करके, जिस भारतीय एकता के दुश्मन है ये बीजेपी वाले, ऐसे दुश्मन है, सबके मंसूबों को पस्त करने वाला एक ही कार्यक्रम है कि ईवीएम मशीन पर आप जो है अपना क्रोध, अपना गुस्सा, अपने खिन्नता जाहिर करते हुए इनको नस्मे नबूद करिए। और वो नस्मे नबूद जो है शुरुआत होगी, आप जो नोटा जो 95% से ऊपर लाइए। आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारी आदरणीय भारतीय अवाम ये जानते होंगे कि जो जितना बड़ा अपराधी होता है, वैसे हर एक अपराधी जो है उसके 3 ही हथियार होते हैं। एक तो झूठ को पेश करना, और बड़े अपने अपने तरीकों से, मुलम्मेदार शब्दों से, कभी कभी वो कहते हैं कि यदि किसी झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सत्य सा दिखने लगता है। ये भी उनकी रणनीति का एक हिस्सा, रणनीति या साजिश का एक हिस्सा है। तो एक हिस्सा उनके झूठ को पेश करना, हमेशा झूठी बोल। अब देखा ना कि ये राहुल बराबर झूठ बोलता है, जीएनपीसी का हर एक नेता झूठ बोलता है, और जितने जीएनपीसी के पैरोकार जो पत्रकार हैं, ये मुकेश कुमार, आशुतोष, अमरीश कुमार मंडली और श्रवण गर्ग, वो सब झूठ ही बोलते हैं, झूठ का अंबार। तो इन अपराधियों का जो सबसे बड़ा हथियार क्या है? झूठ को पेश करना। और दूसरा है अफवाह, तीसरा है दुष्प्रचार। इन तीनों को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उसको नाकाम कर सकते हैं कि इनके किसी भी बात पर ध्यान मत दीजिए। इनकी हर एक बात जो है कूड़ेदान, डस्टबिन के लायक होती है, उसमें डाल दीजिए। तब जाकर के इनके झूठ और अफवाह और दुष्प्रचार के शिकार से आप बच पाएंगे। वरना तो ये सब बोलते हैं ना, ये बीजेपी के छुट भैया कि यूट्यूब वाले जो है सनातन को खत्म कर देंगे। तो बीजेपी के भी दुष्प्रचार, झूठ का इलाज ये है कि बीजेपी के जितने भी शिव सालार जो जिस तरह की बात बोलते हैं कि सनातन खत्म हो जाएगा, सनातन खत्म हो जाएगा, कभी इस तरह का जो है हमारे जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में एक प्रचलन था, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। तो ऐसे बोलने वाले वो घोर जो स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी क्या मतलब? भारतीय समाज वो विरोधी होते हैं, अपना स्वार्थ वो साधते हैं उसमें। तो हमारे अब भारतीय भाई बहन समझने कि हमारा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, और हमारा देश जो है भारत के संविधान के आधार पर चलने वाला, उसके द्वारा नियंत्रित, आदेशित और संचालित और आदेशित होने के कारण ये भारतीय गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। आप जो है ये झूठा जो है वो आरएसएस का जो मुखिया है मोहन भागवत जैसे कि हिंदू राष्ट्र की बात करता है, ऐसे लोगों को आईना दिखाइए। वाकई में जरूरत है तो इस बात की कि पूरी अवाम उसके मुंह पर कालिक होता है, जरूरी है। बताइए, सच्चाई ये है कि हमारा देश भारत गणराज्य है और ये कहता रहता है कि हिंदू राष्ट्र है।
तो इस तरह का जो झर भरना हमारे अवाम में कितना भारत विरोधी है। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि ये जो जीएनपीसी है बराबर जो है इस आरएसएस पर आक्रमण करती है, सिर्फ अपने पाप को धुलने के लिए। और उस आक्रमण को ये आरएसएस जो है बड़े खुशी उसको स्वीकारती है। मैंने जब जीएनपीसी कहते हैं कि आरएसएस इस देश को बांटती है, बीजेपी इस देश को बांटती है, हम तो जो है भारत को जोड़ते हैं। तो बीजेपी वाले भी भीगी बिल्ली बन करके आरएसएस वाले भी जो है वो सारे इसके आरोप को स्वीकारते हैं, ताकि हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश के आदरणीय भारतीय अवाम जो है वो जीएनपीसी की बातों पर यकीन करे। तो ये है। और वैसे तो इस विषय पर हम और खुलासा करेंगे कि ये जो आरएसएस है वो जीएनपीसी जो इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप संगठन है। यही तो देशवासियों को समझना है कि जीएनपीसी जो है इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप राजनीतिक संगठन है। इसी से बढ़कर के कोई नहीं है देश विरोधी और गद्दार और देश को लूटने वाली भी और देश की खतरनाक दुश्मन। उसके हितों को साधने वाली इतनी खतरनाक बने जीएनपीसी के हितों को साधने वाली या उसकी रक्षा करने वाली ये आरएसएस है। यही तो यथार्थ हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को समझना पड़ेगा। और इस कदर ये आरएसएस जो है उसकी हितों की रक्षक है कि उसको बोला जाता है कि ये आरएसएस जो है जीएनपीसी की कैट्स पा है, बिल्ली का पंजा है, या कैट्स क्लॉ है, बिल्ली का पंजा है। तो ये भी दुखड़ा जो है। और ये हमारे भारत भाई बहन जान लें भाई कि ये उसी कांग्रेस जीएनपीसी का बिल्ली का पंजा है आरएसएस। तो कितने लोगों का भ्रम वो टूट जाएगा। आरएसएस से भी वो भ्रम वो टूट जाएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।